चलिए एक कल्पना करते हैं। मान लीजिए कोई एक बिल्कुल अंधेरे कमरे में बैठा है, घुप अंधेरा, जहां अपना हाथ भी दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब एकदम सन्नाटा भी है वहाँ। हाँ, एकदम सन्नाटा, कोई कुछ देख नहीं सकता, लेकिन अचानक महसूस होता है कि कमरे की हवा में एक भारीपन आ गया है। हवा का बहाव थोड़ा बदल रहा है। अच्छा, जैसे कुछ पास से गुजर रहा हो। एग्जैक्टली। तो बिना देखे ही ये एहसास हो जाता है कि कोई बहुत ही विशाल चीज, कोई भारी भरकम चीज ठीक बगल से गुजर रही है। बिल्कुल, जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता, लेकिन उसका असर इतना साफ है कि उसे नकारना मुश्किल है। सही कहा। और कितनी हैरानी की बात है कि वैज्ञानिक अब ठीक इसी नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि हमारा पूरा ब्रह्मांड, हमारा यूनिवर्स बिल्कुल इसी अंधेरे कमरे जैसा है। ओह, ये सच में बहुत ही शानदार विषय है ना? तो आज की इस गहरी चर्चा में हम जिस स्रोत या सोर्स मटेरियल पर बात करने वाले हैं, उसका नाम है द इनविजिबल आर्किटेक्चर ऑफ द वॉइड। और आज का हमारा मिशन भी यही है कि अंतरिक्ष के उस डरावने लेकिन बेहद दिलचस्प रूप को समझा जाए जो आंखों से पूरी तरह से छिपा हुआ है। मतलब अब जो अंतरिक्ष बिल्कुल खाली और शांत लगता है, क्या वो वास्तव में किसी बहुत बड़ी और अदृश्य चीज को छुपा रहा है? चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल। इस सोर्स की सबसे बेहतरीन बात यही है कि ये हमारे ब्रह्मांड को देखने के नजरिए को पूरी तरह से पलट देता है। वो कैसे? देखो, बचपन से हम आसमान में चमकते हुए तारों, ग्रहों और गैलेक्सीज को देखकर अचरज करते आए हैं। हमें लगता है कि जो चमक रहा है बस वही यूनिवर्स है। हाँ, जाहिर सी बात है, जो दिखेगा उसी को तो मानेंगे। लेकिन यहाँ एक ऐसा आंकड़ा है जो किसी को भी चौंका सकता है। वो हर एक चीज जिसे देखा जा सकता है, इंसान, पृथ्वी, सूरज, तारे और करोड़ों गैलेक्सीज, सब कुछ मिलाकर। हाँ, ये सब मिलकर पूरे ब्रह्मांड का सिर्फ 5% हिस्सा है। सिर्फ 5%? एक मिनट, थोड़ा रुकते हैं। सिर्फ 5%? हाँ, एग्जैक्टली। मतलब जो कुछ भी हम जानते या देखते हैं वो पूरे ब्रह्मांड का सिर्फ एक बहुत ही छोटा सा टुकड़ा है। तो बाकी का 95% हिस्सा कहाँ गायब है? वो बाकी का 95% हिस्सा एक ऐसी शैडो वर्ल्ड या परछाइयों की दुनिया है जिसके साथ हम सीधे तौर पर कोई इंटरेक्शन नहीं कर सकते। क्या बात कर रही हैं? मतलब वो हिस्सा दिखाई नहीं देता लेकिन वो मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है। हम सदियों से अपनी दूरबीनों से रोशनी को ढूंढ रहे हैं, लेकिन असली कहानी तो उस 95% अंधेरे में चल रही है। ये तो सच में दिमाग घुमा देने वाला है। जब रात में आसमान को देखा जाता है तो तारों के बीच जो खाली जगह नजर आती है उसे हमेशा एम्प्टी स्पेस या खालीपन मान लिया जाता है। लेकिन ये सोर्स कह रहा है कि वो खालीपन असल में खाली नहीं है। विज्ञान में इसे डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का नाम दिया गया है। अच्छा, डार्क मैटर? हाँ, और यहीं पर इस सोर्स का सबसे दिलचस्प वैज्ञानिक पहलू सामने आता है। अब सवाल यह है कि अगर ये 95% हिस्सा अदृश्य है, कोई रोशनी नहीं छोड़ता, तो हमें पता कैसे चला कि ये वहां है? बिल्कुल सही सवाल। सच्चाई कहूं तो जब साइंटिस्ट डार्क मैटर जैसी अदृश्य चीजों की बात करते हैं तो कभी-कभी ऐसा लगता है जैसे वो अपनी गणित या मैथ्स की गलतियों को छुपाने के लिए कोई जादुई चीज इन्वेंट कर रहे हैं। ये शक होना बहुत लाजमी है ना? मतलब अगर हम उसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, किसी मशीन से नाप नहीं सकते, तो ये किसी जादू या साइंस फिक्शन की कहानी से अलग कैसे? हम कैसे मान लें कि ये सच में है? ये बहुत ही वाजिब सवाल है और शुरू में खुद वैज्ञानिकों को भी ऐसा ही लगा था। लेकिन इसका जवाब इस बात में छिपा है कि चीजें अंतरिक्ष में कैसे बर्ताव करती हैं। बर्ताव करती हैं मतलब? इसे समझने के लिए गैलेक्सीज के घूमने की स्पीड पर ध्यान देना होगा। हर गैलेक्सी, जैसे हमारी मिल्की वे, एक लट्टू की तरह घूम रही है। अच्छा, गोल गोल? हाँ। अब फिजिक्स के सामान्य नियमों के हिसाब से जो तारे गैलेक्सी के बाहरी किनारों पर हैं, उन्हें धीमी गति से घूमना चाहिए, और जो सेंटर के पास है उन्हें तेज? एग्जैक्टली। और अगर पूरी गैलेक्सी बहुत ज्यादा तेज घूम रही है तो उसके बाहरी तारों को अंतरिक्ष में इधर उधर छिटक जाना चाहिए। क्योंकि उन्हें बांध कर रखने के लिए सेंटर में पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण या विजिबल मास नहीं है। सही कहा। मतलब जैसे अगर कोई गोल घूमने वाले झूले पर बैठा हो और झूला बहुत तेज हो जाए तो लोग बाहर की तरफ गिर जाएंगे। हाँ, बिल्कुल। उसे रोकने के लिए झूले का भारी और मजबूत होना जरूरी है ताकि वो सबको पकड़ कर रख सके। एकदम परफेक्ट एनालॉजी है। जब वैज्ञानिकों ने गैलेक्सीज को ऑब्जर्व किया तो उन्होंने देखा कि किनारे वाले तारे भी उतनी ही तेज गति से घूम रहे थे जितनी तेज सेंटर वाले तारे। अरे तो उन्हें तो छिटक कर अंतरिक्ष में खो जाना चाहिए था। बिल्कुल खो जाना चाहिए था, लेकिन कोई चीज थी जो उन्हें कसकर पकड़े हुए थी।
कोई ऐसा भारीपन, कोई ऐसी ग्रेविटी जो दिखाई तो नहीं दे रही थी, लेकिन उसका असर साफ था। ओहो, तो वो अदृश्य मास या मिसिंग मास ही डार्क मैटर है। हाँ, ये वो गोंद है जो पूरे ब्रह्मांड को बिखरने से रोक रहा है। अब बात कुछ समझ में आ रही है। इस चीज को विजुलाइज करने के लिए एक और उदाहरण लेते हैं। हम हवा को नहीं देख सकते, राइट? हम बिल्कुल नहीं। लेकिन जब किसी पेड़ की डालियों को बहुत तेजी से झुकते या हिलते हुए देखा जाता है, तो कोई ये नहीं कहता कि पेड़ खुद ब खुद जादू से हिल रहा है। जाहिर है कि वहां हवा मौजूद है जो पेड़ पर अपना दबाव डाल रही है। एग्जैक्टली। तो अंतरिक्ष में डार्क मैटर भी उसी हवा की तरह है, और गैलेक्सीज उन पेड़ों की तरह हैं जो उस डार्क मैटर की ग्रेविटी के असर से बंधे हुए हैं। हम डार्क मैटर को नहीं देख रहे, हम गैलेक्सीज पर उसके असर को देख रहे हैं। बेहतरीन एनालॉजी है। थैंक्स। तो मतलब जो अंधेरा है वो असल में भारी है। बहुत भारी। लेकिन विज्ञान सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। इस अदृश्य हवा के सबूत के लिए एक और बहुत ही अचूक तरीका है जिसे ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं। एक मिनट, ग्रेविटेशनल लेंसिंग ये क्या होता है और ये इस डार्क मैटर से कैसे जुड़ा है? देखिए, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया था कि कोई भी भारी चीज अंतरिक्ष या स्पेस को मोड़ देती है। स्पेस को मोड़ देती है? हाँ, जैसे मान लीजिए किसी ट्रैम्पोलिन पर एक भारी लोहे की गेंद रख दें तो उसके आसपास का कपड़ा नीचे धंस जाता है ना? हाँ, एक गड्ढा सा बन जाता है। एग्जैक्टली। अब कल्पना कीजिए कि हम धरती से किसी बहुत दूर की गैलेक्सी को देख रहे हैं, लेकिन हमारे और उस गैलेक्सी के बीच में डार्क मैटर का एक बहुत विशाल अदृश्य गुच्छा मौजूद है। एक अदृश्य लोहे की गेंद की तरह। हाँ, तो जब उस दूर वाली गैलेक्सी की रोशनी हम तक पहुंचने के लिए उस डार्क मैटर के पास से गुजरती है, तो डार्क मैटर की भारी ग्रेविटी की वजह से अंतरिक्ष इतना मुड़ा होता है कि वो रोशनी भी मुड़ जाती है। बिल्कुल। अच्छा, तो मतलब वो डार्क मैटर एक तरह के चश्मे के लेंस या मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम कर रहा है। एकदम सही। जब रोशनी मुड़कर हमारी दूरबीनों तक पहुंचती है तो हमें उस दूर की गैलेक्सी की शक्ल बिगड़ी हुई, खिंची हुई या एक ही गैलेक्सी की कई अलग अलग परछाइयां दिखाई देती हैं। अरे वाह! हम उस डार्क मैटर को नहीं देख रहे हैं, लेकिन हम उस रोशनी के मुड़ने को साफ साफ कैमरे में कैप्चर कर सकते हैं। ये इस बात का पक्का सबूत है कि वहां कुछ है जो रोशनी का रास्ता तक मोड़ दे रहा है। ये सच में दिमाग घुमा देने वाला कॉन्सेप्ट है। मतलब जो जगह हमें खाली दिख रही है वो असल में इतनी भारी है कि रोशनी को भी अपने रास्ते से भटका रही है। बिल्कुल। लेकिन इस सोर्स में एक और हिस्से का जिक्र है जहां मामला सिर्फ ग्रेविटी या मुड़ती हुई रोशनी तक सीमित नहीं रहता। सोर्स में डार्क फ्लो और गैलेक्सीज के रहस्यमयी मूवमेंट की बात की गई है। हाँ, डार्क फ्लो। और यहाँ मुझे थोड़ा कंफ्यूजन भी है। अगर डार्क मैटर हर जगह है और गैलेक्सीज को बांध कर रख रहा है, तो फिर ये गैलेक्सीज किसी एक खास दिशा में क्यों खींची चली जा रही हैं? यही वो बिंदु है जहां से ये सोर्स अपनी सबसे गहरी और थोड़ी परेशान करने वाली थ्योरी की ओर बढ़ता है। परेशान करने वाली? हाँ, देखो, सामान्य तौर पर यूनिवर्स फैल रहा है और गैलेक्सीज को एक दूसरे से दूर जाना चाहिए। जैसे गुब्बारे को फुलाने पर उस पर बने निशान एक दूसरे से दूर जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन वैज्ञानिकों ने एक अजीब सी गतिविधि नोटिस की है। उन्होंने देखा कि ब्रह्मांड के एक बहुत बड़े हिस्से में सैकड़ों गैलेक्सीज के समूह, जिन्हें गैलेक्सी क्लस्टर्स कहते हैं, हाँ, वो गैलेक्सी क्लस्टर्स एक ही दिशा में एक ही निश्चित पैटर्न में लाखों मील प्रति घंटे की रफ्तार से बहे जा रहे हैं। लाखों मील प्रति घंटे? बाप रे! हाँ, जैसे किसी नदी का पानी एक ढलान की तरफ बहता है। इस घटना को डार्क फ्लो का नाम दिया गया है। तो जाहिर सी बात है, अगर सैकड़ों गैलेक्सीज किसी एक तरफ खींची चली जा रही हैं, तो वहां कुछ ऐसा होना चाहिए जो उन्हें खींच रहा है, कोई बहुत ही विशाल चीज। तर्क तो यही कहता है, किसी चीज में इतनी विशाल ग्रेविटी होनी चाहिए जो इतने बड़े पैमाने पर गैलेक्सीज को अपनी ओर खींच सके। तो इसमें दिक्कत क्या है? हमारे पास जेम्स वेब जैसे इतने एडवांस्ड स्पेस टेलीस्कोप हैं। हम बस उस दिशा में अपना टेलीस्कोप घुमाकर देख क्यों नहीं लेते कि वहां क्या है? यही तो सबसे बड़ी पहेली है। क्या वो कोई सुपरमैसिव ब्लैक होल है या कोई अनजानी गैलेक्सी? परेशानी यही है कि जब उस दिशा में देखा जाता है तो कुछ दिखाई नहीं देता। और इसके दो मुख्य कारण हैं। कौन से? पहला कारण है जिसे कॉस्मिक ब्लाइंड स्पॉट्स या जोन ऑफ अवॉइडेंस कहते हैं। जोन ऑफ अवॉइडेंस, ये नाम ही अपने आप में काफी रहस्यमयी है ना? असल में हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी के बीच में इतनी ज्यादा धूल, गैस और तारों की चमक है कि वो हमारे लिए एक मोटी दीवार का काम करती है।
हम अपनी ही गैलेक्सी के उस पार ठीक से नहीं देख पाते। अच्छा, मतलब हम खुद अपनी ही गैलेक्सी के मलबे के पीछे अंधे हो गए। एग्जैक्टली। और दूसरा कारण है अंतरिक्ष में मौजूद कुछ ऐसे हिस्से जो पीछे से आने वाले सिग्नल्स को पूरी तरह ब्लॉक कर देते हैं या सोख लेते हैं। ये बात तो थोड़ी डरावनी होने लगी है। ऐसा लग रहा है जैसे अंतरिक्ष में कोई कॉस्मिक सेंसरशिप चल रही हो। सेंसरशिप? हाँ, मतलब जैसे जानबूझकर कोई हमारी रोशनी और हमारे सिग्नल्स को रोक रहा हो ताकि हम उस अदृश्य चीज को न देख सकें। एक तरह का कॉस्मिक स्टेल्थ बॉम्ब जो रडार पे बिल्कुल नहीं आ रहा, लेकिन पता है कि वो वहां है क्योंकि असर महसूस हो रहा है। स्टेल्थ बॉम्बर कहना एक दिलचस्प नजरिया है, लेकिन सोस इसे एक अलग तरह से समझाता है। वो कैसे? सोस ये सवाल उठाता है कि क्या ये कोई जानबूझकर की गई सेंसरशिप है या फिर ये हमारी अपनी मानवीय सीमाएं या लिमिटेशंस का नतीजा है। मानवीय सीमाएं? हाँ, यहाँ हमें ब्रह्मांड के स्केल या पैमाने को समझना होगा। यूनिवर्स का पैमाना इतना बड़ा है कि हमारा इंसानी दिमाग उसे पूरी तरह प्रोसेस करने के लिए बना ही नहीं है। मतलब वो चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा बड़ी है। बिल्कुल, कोई चीज इतनी विशाल हो सकती है कि वो हमारी आंखों और उपकरणों की पकड़ में ही ना आए। इस स्केल या पैमाने वाली बात को समझने के लिए एक और एनालॉजी इस्तेमाल की जा सकती है। हाँ, बताइए। फर्ज कीजिए एक 4K रेजोल्यूशन वाला बहुत बड़ा टीवी स्क्रीन है जिस पर एक बेहद खूबसूरत फिल्म चल रही है। ठीक है। अब सोचिए कि एक छोटी सी चींटी उस टीवी स्क्रीन के ठीक ऊपर बैठी है। उस चींटी की नजर इतनी छोटी है कि वो सिर्फ एक वक्त में 2 या 3 पिक्सल्स को ही देख सकती है। अच्छा, कभी लाल चमकते हुए, कभी नीले। एग्जैक्टली। उसके लिए वो पिक्सल्स ही उसकी पूरी दुनिया है। वो कभी ये समझ ही नहीं पाएगी कि वो लाल और नीले पिक्सल्स मिलकर असल में एक विशाल समुद्र या पहाड़ों का दृश्य बना रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही सटीक उदाहरण है। तो क्या अंतरिक्ष के मामले में हमारा इंसानी दिमाग उस चींटी की तरह ही है? बिल्कुल। सीमा अंतरिक्ष में नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग के स्ट्रक्चर में है। हम इनविजिबल आर्किटेक्चर को इसलिए नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि हम पिक्सल्स को देख रहे हैं, पूरी फिल्म को नहीं। गजब बात है। ये सोर्स भी यही कह रहा है। हमारी देखने, सुनने और समझने की क्षमता हमारे बायोलॉजिकल इवोल्यूशन से तय होती है। मतलब हमने उतना ही विकास किया जितना हमें जिंदा रहने के लिए जरूरी था। हाँ, हम सिर्फ वही चीजें देख पाते हैं जो पृथ्वी पर सरवाइव करने के लिए जरूरी थीं। ब्रह्मांड की वास्तुकला इतनी विशाल है कि हम सिर्फ उसके छोटे छोटे प्रभावों को ही दर्ज कर पाते हैं, जैसे रोशनी का मुड़ना या गैलेक्सीज का खिंचना। बिल्कुल, लेकिन पूरा ढांचा हमारी समझ से परे है। तो यहां से ये सोर्स एक बहुत ही गहरे और अस्तित्व से जुड़े यानी एग्जिस्टेंशियल सवाल की तरफ मुड़ता है। और अगर सच कहूं तो यही वो हिस्सा है जिसे पढ़कर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। हाँ, ये हिस्सा थोड़ा डरावना तो है। अगर हम उस पूरी फिल्म को नहीं देख पा रहे हैं और वो अज्ञात विशाल चीज डार्क फ्लो के जरिए गैलेक्सीज को अपनी तरफ खींच रही है, तो क्या वो चीज एक जगह रुकी हुई है या वो भी आगे बढ़ रही है? बहुत ही गहरा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो चीज हमारे अस्तित्व से अनजान है या क्या वो हमें पहले से ही देख रही है? यही इस पूरी चर्चा का सबसे डरावना लेकिन सबसे जरूरी दार्शनिक पहलू है। हाँ, हम इंसान हमेशा से खुद को इस ब्रह्मांड का ऑब्जर्वर यानी देखने वाला मानते आए हैं। हाँ, हम धरती पर अपनी बड़ी बड़ी दूरबीनें लगाते हैं, अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स भेजते हैं और शान से कहते हैं कि हम ब्रह्मांड का अध्ययन कर रहे हैं। हम मानकर चलते हैं कि ब्रह्मांड एक शांत जड़ वस्तु है जिसे हम बाहर से देख रहे हैं। राइट। लेकिन ये डार्क फ्लो, ये मिसिंग मास और ये कॉस्मिक ब्लाइंड स्पॉट की थ्योरी इस पूरी सोच को उलट देती है। ऑब्जर्वर थ्योरी के अनुसार क्या ऐसा संभव है कि हम देखने वाले नहीं बल्कि देखे जाने वाले हों? मतलब कोई और हमें ऑब्जर्व कर रहा है। हाँ, अगर वहां कोई इतना विशाल द्रव्यमान मौजूद है जिसका गुरुत्वाकर्षण लाखों गैलेक्सीज को खींच सकता है, तो उसके अपने भौतिक नियम, उसकी अपनी प्रकृति हमारी कल्पना से पूरी तरह अलग होगी। ये विचार तो हमारे इस अहंकार को चकनाचूर कर देता है कि हम ब्रह्मांड के केंद्र में हैं या हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल चकनाचूर कर देता है। ये तो वही बात हो गई कि हम एक ऐसे विशाल और घुप अंधेरे कमरे में बैठे हैं जहां हमारे ऊपर सिर्फ एक छोटी सी स्पॉटलाइट पड़ रही है। और हम उस रोशनी में खुश हैं। एग्जैक्टली। हम उस स्पॉटलाइट की रोशनी में बैठकर खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लग रहा है कि कमरे में हमारे अलावा और कुछ नहीं है।
लेकिन अंधेरे के ठीक पीछे कोई बहुत बड़ी, कोई अकल्पनीय चीज मौजूद है जो हमें लगातार देख रही है। और हम अपने कॉस्मिक ब्लाइंड स्पॉट्स की वजह से उसे कभी नहीं देख पाएंगे। सोर्स के इस हिस्से को पढ़कर ऐसा लगता है कि विज्ञान अब सिर्फ फॉर्मूले और कैलकुलेशन नहीं रहा, बल्कि ये हमारे अपने अस्तित्व के डर से टकरा रहा है। सही कहा। और देखो, विज्ञान का काम हमेशा से हमारी समझ की सीमाओं को चुनौती देना रहा है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी महज कोई साइंस फिक्शन की बातें नहीं है। हाँ, वो तो आप तक की चर्चा से साफ हो गया है। ये उन गैलेक्सीज के मूवमेंट, रोशनी के मुड़ने और गणित के उन अजीब आंकड़ों का दार्शनिक और वैज्ञानिक निष्कर्ष है जिन्हें रोज ऑब्जर्व किया जा रहा है। ये सोच हमें ये स्वीकार करने पर मजबूर करता है कि हम ज्ञान के मामले में ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है। जो खालीपन हमें दिखाई देता है वो खाली नहीं है, बल्कि वो एक बहुत ही ठोस और सक्रिय ढांचा है जो हमारी दुनिया को आकार दे रहे हैं। बिल्कुल सही। तो अगर हम आज की इस पूरी डीप डाइव को समेटें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, आसमान को देखने का नजरिया अब पहले जैसा नहीं रह सकता। बिल्कुल नहीं। हमने शुरुआत इस सीधी सादी सोच से की थी कि तारों के बीच का जो गहरा अंधेरा है वो महज एक खालीपन है, लेकिन हमने जाना कि वो खालीपन असली में डार्क मैटर, डार्क एनर्जी और उन अदृश्य ताकतों का एक विशाल महासागर है। हाँ, वो अंधेरा सिर्फ एक खाली जगह नहीं है, बल्कि वो एक बहुत भारी पर्दा है। एक ऐसा पर्दा जिसके पीछे ब्रह्मांड का असली 95% ढांचा काम कर रहा है, वो इनविजिबल आर्किटेक्चर जो तारों और गैलेक्सीज को बिखरने से रोक रहा है। और ये भी याद रखना जरूरी है कि ये सब इसलिए पता चला क्योंकि वैज्ञानिकों ने महज जो दिख रहा था उस पर विश्वास करने के बजाय जो गायब था उस पर सवाल उठाए। हाँ, विज्ञान का काम सिर्फ उत्तर खोजना नहीं है, बल्कि सवाल उठाना है। एग्जैक्टली। चीजें कैसे काम कर रही हैं और क्यों कर रही हैं, इस पर लगातार सवाल उठाना। बिल्कुल। और अब इस चर्चा को खत्म करते हुए मेरे दिमाग में एक आखिरी विचार आ रहा है। अच्छा, क्या विचार? ये सीधे तौर पर इस सोर्स में नहीं लिखा है, लेकिन हमारी आज की बातचीत से ही जन्म लेता है। जरा इस बारे में सोचा जाए। हमने अभी बात की कि हमारा इंसानी दिमाग इस ब्रह्मांड के विशाल पैमाने को समझने के लिए विकसित ही नहीं हुआ है। हाँ, हमारी क्षमता एक चींटी की तरह सीमित है। तो क्या हो अगर भविष्य में किसी दिन इंसान की तकनीक या हमारा अपना दिमाग इतना ज्यादा इवॉल्व हो जाए कि ये पर्दा हमेशा के लिए हट जाए? मतलब हम उस पूरी सच्चाई को देख सकें? हाँ, अगर सचमुच उस 95% अदृश्य सच्चाई को, उस इनविजिबल आर्किटेक्चर को उसकी पूरी विशालता के साथ आंखों से देखा जा सके, तो क्या इंसानी दिमाग उस भयानक और असीम सच्चाई को बर्दाश्त कर पाएगा? ये तो सच में एक परेशान करने वाला ख्याल है ना? या फिर क्या ये न देख पाना हमारी ये इंसानी सीमाएं और ये कॉस्मिक ब्लाइंड स्पॉट्स अंतरिक्ष की कोई बंदिश नहीं है? तो क्या है? बल्कि प्रकृति का ही एक एवोल्यूशनरी डिफेंस मैकेनिज्म है, एक विकासवादी सुरक्षा कवच। अरे वाह, जो हमें पागल होने से बचा रहा है। एग्जैक्टली। एक ऐसा सुरक्षा कवच जो हमें एक ऐसी भयावह और विशाल सच्चाई से बचा रहा है जिसे अगर इंसान ने पूरा देख लिया तो शायद मानसिक संतुलन ही खो बैठे। शायद प्रकृति ने जानबूझकर सिर्फ उतना ही देखने की इजाजत दी है जितना हम सह सकते हैं। बिल्कुल। तो इस विचार को अपने साथ रखिएगा। अगली बार जब रात में खुले आसमान को देखा जाए तो ध्यान उन चमकते हुए तारों पर नहीं, बल्कि उनके बीच फैले उस गहरे, शांत और रहस्यमयी अंधेरे पर जाना चाहिए। क्योंकि असली ब्रह्मांड वहीं छुपा है।